अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुन्नस इलाही साहब जो बाहर बैठ कर के झूठ के अलावा अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के अलावा बुग़्ज़े नून लीग में, बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में ट्वीटें करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई उनका काम है आएँ पाकिस्तान, अपने वालिद साहब की खिदमत करें। वालिद साहब का पहले ही दिल ख़राब है, वो तो हर एक को कहते फिर रहे हैं मेरा दिल ख़राब है, मेरा दिल ख़राब है, मेरा दिल ख़राब है, और जनरली ख़राब है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी अभी आगे चल के। ज़रा ये पुत्र जी का तो चैप्टर पहले ख़त्म कर लो ना। पुत्र जी जो है वो स्पेन में बैठ करके ट्वीट पे ट्वीट करी जा रहे हैं, मेरी वालदा के कागजात नहीं जमा हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। भाई ये सब रंगबाजियां, ये सब झूठ है। असल हकीकत ये है कि जी बाहर आकर के गेट पे, मेन गेट पर, क्योंकि इन्होंने यही कहा ना जी जब कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए गए तो वो लिए नहीं, और मेरी जो वालदा के मुंह के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए हैं कि जी हमने कोई जमा नहीं कराने। बेशक दरवाजे बंद हो गए थे, पर असल हकीकत ये है कि अमला बाहर आया, बाहर गेट पर मुन्नस इलाही साहब की वालदा मौजूद थी, उनसे उनके कागजात लिए। और भाई अब ये जो शोर मचा रहे हैं ना, इनको नहीं मचाना चाहिए। इनको ये ट्वीट अब डिलीट करनी चाहिए, और अगर डिलीट नहीं करनी ना, आपकी आकड़ कम हो जाएगी, ठीक है, तो फिर आप दूसरी ट्वीट भी करें एक। जब तक ये मैं बात कर रही हूँ ना, तब तक ऐसी कोई इंडिकेशन आई नहीं हुई है, तो ये बताएं कि जी कागजात नामजदगी अब इन्होंने ले लिए हैं, जमा हो गए हैं, और अगलों ने बाहर आके फुल प्रोटोकॉल दे करके, अगलों ने बाहर आकर के जो है वो कागजात जो नामजदगी है वो उन्होंने वसूल की हैं, ठीक है। तो एक तो ये जो रौला रप्पा इन्होंने लगाया बना है, कभी छीन लिए कागजात नामजदगी, कभी जमा नहीं हुए, ये एक तो अब आपने फिल्म नहीं खरीदनी, सीधी सी बात है। ये मंजन अब आपने नहीं खरीदना, ये ना मंजन उनको बेचना चाहिए। अगर वो बेचना भी चाहते तो उनको बेचने दो, लेकिन आपने इस मंजन में नहीं आना। दूसरी बात जी परवेज़ इलाही साहब की, परवेज़ इलाही साहब नाखुश हैं। परवेज़ इलाही साहब इसलिए नाखुश हैं क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार वो अपोजिशन में बैठे, और ज़िंदगी में पहली बार वो फौजियों के अगेंस्ट, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं। ज़िंदगी में पहली बार उनको जो है हुकूमत नहीं मिली है, और अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने वहमो गुमान में सोचा ही नहीं था, क्योंकि इन जैसे लोगों की ना सोच बहुत महदूद होती है। अब मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, मैं इनके बारे में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सच तो आप लोग को बताना पड़ेगा ना। और सच ये है कि जाहिर सी बात है, इनको हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रही है, और अब वो सपोर्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने 9 मई वालों का साथ दिया, 28 मई वालों का साथ नहीं दिया। तो जब आप 9 मई वालों का साथ देंगे तो फिर तो आपको किसी किस्म की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। ये सहूलत ख़त्म हुई आपकी, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि फॉर एवर ख़त्म होनी चाहिए, और बाकी लोगों की भी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ परवेज़ इलाही साहब की नहीं होनी चाहिए, बाकी सब लोगों की भी होनी चाहिए। और सिर्फ ये ज़बानी कलामी और इस तरह से सहूलत ही ख़त्म होनी चाहिए, ये इस वजह से भी सहूलत ख़त्म होनी चाहिए कि ना इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनके ऊपर जो जो इल्ज़ामात हैं, जो जो इनके हवाले से सबूत मिल रहे हैं, उस हवाले से कोर्ट ऑफ लॉ में इनको सजा होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। ये मैं बात जिस कन्विक्शन और जिस कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ ना, क्योंकि कुछ लोगों को तो हमने खुद देखा है, हसन न्याजी को हमने खुद देखा, सनम जावेद, ये जो यास्मीन राशिद हैं, इनकी इतनी ऑडियोज़ आई हैं, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। फिर कहा जी मैं आपको पूछ करके बताती हूँ, फिर कहा जी लाहौर के कोर कमांडर के घर के बाहर आप पहुँचे, आप सारे वहाँ पे असेंबल होंगे, लिबर्टी नहीं आना। उन्होंने कहा हम जी लिबर्टी पहुँच गए, उन्होंने कहा अच्छा जी वहाँ पहुँचो। इतनी कॉलें आ रही हैं, इतनी कॉलें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग भगौड़े हैं, मुराद सईद भगौड़ा, ये जो भगौड़े किस्म के लोग हैं, इनके कागजात नामजदगी कैसे एक्सेप्ट हो सकते हैं? जब नवाज शरीफ के ऊपर अदालतों ने बोला था कि ये भगौड़े हैं, ये मफरूर हैं, ऐसे बोला था ना कि एब्सकॉन्डर हैं, तो क्या नवाज शरीफ के साइन चलते थे? तो फिर इनके कैसे साइन चल सकते हैं? भाई एक लाठी आप डिसाइड कर लेना, फिर उसी से सबको आके। तो अब मामला ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि इतनी सोच ही नहीं थी ना कि भाई कभी नवाज शरीफ के हालात बेहतर हो सकते थे। वो इमरान खान के मंजन में आ गए कि इमरान खान साहब कहते थे जी मैं आखिरी ऑप्शन। परवेज़ इलाही साहब ने उनको आखिरी ऑप्शन मान लिया, और उसके बाद अपना तन मन धन, यहाँ तक कि बेटा दाव पर लगाकर, जी हाँ बेटा दाव पर लगाकर, और वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब को लग रहा था कि बेटा भी दाव पर लगा करके जी मैंने तो खान का साथ देना है। असल में तो बेटे ने बाप को दाव पर लगाया, मुन्नस इलाही ने, पुत्र जी ने पापा जी को दाव पर लगाया हुआ है। अब क्योंकि वो नाखुश हैं, और इसलिए नाखुश हैं क्योंकि नवाज शरीफ की जिस तरह से एक्सेप्टेंस हो रही है, और ना सिर्फ एक्सेप्टेंस हो रही है बल्कि नवाज शरीफ जिस तरीके से अब एक अपनी सियासत का एक नया बाब शुरू करने वाले हैं, बिकॉज वो एक बदले हुए वजीर आज़म होंगे। जब भी वजीर आज़म बनेंगे वो बदली हुई सियासत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात 9 मई के बाद बदल गए। देखें जी, ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन एंटी स्टेट एंड प्रो स्टेट होगा।
कि रियासत के साथ कौन है और रियासत के साथ कौन नहीं है। ये इलेक्शन ये नहीं होगा कि नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस इमरान खान वर्सेस पीटीआई वर्सेस जेयूआईफे वर्सेस टीएलपी वर्सेस व्हाटएवर, क्योंकि भाईजान इससे पहले 9 मई नहीं हुआ था। जिस तरह अमेरिका में जब 9/11 हुआ और उसके बाद की सारी चीजें, वो जैसे अमेरिकन कहते थे कि आर यू विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, बस दैट्स इट, या आप हमारे साथ है या आप हमारे अगेंस्ट है। वो बीच की लाइन कोई नहीं है जी जी कि हम आपके साथ तो हैं मगर ये तो वो, या हम आपके खिलाफ हैं मगर ये तो वो, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, क्लियर कट। तो ये इलेक्शन क्लियर कट होना है प्रो स्टेट और एंटी स्टेट पीपल के बीच में। और एंटी स्टेट पीपल कौन है? जो रियासत के इदारों पर हमला करते हैं। लफ्जी हमला किया तो ना समझ में आता। जब तक इमरान खान साहब ये मंजन बेच रहे थे कि जी डर्टी हैरी ने मुझे मारा और पता नहीं फलाने चीफ ने मार दिया और फलाने अफसर ने ये प्लानिंग बना दी और मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया और वो ये चाहते हैं, और वो मैं जानता हूँ वो एक शख्स जो कि पीसीआर के अंदर वीडियो देख करके मॉनिटर कर रहा था कि जी मेरा जो हमला है जो मेरे ऊपर हुआ है उसका क्या रिजल्ट निकला। ये जब तक ये सारी मगलजात बोलते रहे थे ना तब तक चूंचानी हुई थी। लेकिन जब रियासत के इदारे पर, जब फौज पर हमला किया गया, जीएचक्यू पर हमला किया गया, को कमांडो लोगों के घर पे हमला किया गया, मानसेहरा पर जो बेस है उसके ऊपर उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई, हर जगह पूरे पाकिस्तान में, सियालकोट, फैसलाबाद, जहां फौजियों की जगह थी, फौजियों के ठिकाने थे, उनको टारगेट किया गया। अब पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताएं ना उनको क्यों टारगेट किया गया, उनका क्या लेना देना, उनका क्या लेना देना है आपको वजीर आजम बनाने से या ना वजीर आजम बनाने से। और अगर आप समझते हैं कि उनका लेना देना है तो इसका मतलब है कि आप उनसे मदद ले रहे हैं कि जी वो अपने आइन की खिलाफ वर्जी करे और आपको इंटरफेयर करके बीच में वजीर आजम बनाए। मुद्दा तो यही है ना। असल में पता है कि जब भी मैं 9 मई के बारे में बात करती हूँ ना मेरा खून खोल जाता है, मुझे बड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी खुल करके इस बारे में टेलीविजन के ऊपर बात ही नहीं की, क्योंकि नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि कोई मना करता है, इसलिए क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है भाई कि ये इमरान खान ने काम क्या किया है। मैं कैसे बताऊं, हमारे मतलब दुनिया इतनी छोटी सी है, हमारे वीलॉग्स हर जगह दुनिया के हर कोने के ऊपर कहीं पर भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। और जब वो एक्सेस करें और उनको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सियासतदान भी है जो अपनी फौज पर ही चढ़ाई कर देते हैं, जो इंडिया कभी आज तक नहीं कर सका, जो दहशतगर्द आज तक नहीं कभी कर सके, वो ये काम कर लेते हैं। तो भाई मसला ये है कि अब परवेज इलाही साहब से, कमिंग बैक टू परवेज इलाही साहब, जिनका दिल बड़ा ख़राब है, उनका दिमाग भी पहले ख़राब हुआ था, उनका दिमाग ख़राब ही तो था ना, तो तभी उन्होंने कहा मैं 9 मई वालों के साथ हूँ, मैं 28 मई वालों के साथ नहीं हूँ। अब क्योंकि वो नाखुश हैं, क्योंकि जी नवाज शरीफ साहब के साथ सब अच्छा हो रहा है, उनकी जो गेम है वो आउट हो गई, उनकी कैलकुलेशन आउट हो गई है, बेटा खुद अलग जो है वो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, मुँह नहीं लगा रहा। सो भाई वो अब अदालत में आए, शेख रशीद साहब उनके साथ खड़े थे, किसी पेशी वेशी पे आए हुए थे, मीडिया ने उनको पकड़ लिया, तो वहाँ पे उनका रंग काफ़ी ज़्यादा उनका रंग डल हुआ था, काफ़ी सामले से हुए हुए थे, काफ़ी कमज़ोर भी लग रहे थे, उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, जो कि मैंने उनकी साउंड बाइट देखी। और उसके अंदर खुद उन्होंने आकर के बताया कि मुझे 2 दफ़ा हार्ट अटैक आया है। मैं तो हैरान परेशान कि 2 दफ़ा एक शख्स को जेल में हार्ट अटैक आया है, 2 दफ़ा परवेज़ इलाही साहब का दिल ख़राब हुआ है और परवेज़ इलाही साहब को किसी हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। तो भाई उन्होंने कहा कि जी मैं इनको कहता रहा मुझे RIC मुंतकिल करे, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें, मुझे वहां मुंतकिल करे, लेकिन इनको नहीं मुंतकिल किया गया। तो मैं तो बड़ी हैरान परेशान हो रही थी कि भाई इनको तो पूरी डॉक्टर्स की टीम, जेल का पूरा अमला होता है जो कि तमाम चीज़ें जो है ये मॉनिटर कर रहा होता है। तो जब तक मैं इस चीज़ को प्रोसेस ही कर पा रही थी तो, और मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि चलें अभी इस वीडियो के अंदर मैं इसका जिक्र करूंगी कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल करनी चाहिए, वरना तो मुझे लग रहा था कि परवेज़ इलाही साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे खबर मिल चुकी है कि परवेज़ इलाही साहब RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी तबीयत ख़राब है और इसलिए ख़राब है क्योंकि जिस इंसान के अंदर हैप्पी हार्मोन ना हो ना, जब आपके अंदर एक खुशी ना हो, एक चाह ना हो, तो फिर तो दिल पे फ़र्क ही पड़ना है। दिमाग तो पहले ख़राब, ठीक है, उम्र के ऊपर से इस हिस्से में, ऊपर से इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं है, बच्चे ने बिल्कुल नहीं रत्ती भर परवाह की हुई। तो अब यही तो होना, तो भाई हम सारे दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको रूबाए सेहत करे, वो जल्दी सेहतमंद हो। और मैं चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी लंबी हो और वो रूबाए सेहत हों और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा फिर से ये इलेक्शन देखें और इलेक्शन के अंदर अपनी शिकस्त और इमरान खान की शिकस्त देखें। मैं ये चाहती हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द सेहतयाब करेगा और वो वापस जो है ना, आई एम 100% श्योर, अडयाला जाएंगे। अच्छा जी, एक तो ये बात मैंने करनी थी। अब आ जाएं जी टिकटॉक के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अपना एक खड़ाक दिखाया है। वो क्या है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे जिक्र करना है एक तस्वीर का, एक ऐसी तस्वीर जिसमें 2 शाहकार किस्म के लोग हैं। एक फैसल वाडा साहब, वो फैसल वाडा साहब जो कि बहुत कुछ बोलते हैं माशाल्लाह। ये वो फैसल वाडा साहब है जो कि सबसे पहले
इन्होंने अलम बुलंद किया था इमरान खान के अगेंस्ट, कि भाईजान ये इमरान खान साहब रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं, इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो इमरान खान साहब को मजबूर कर रहे हैं कि जी गलत नंबर डायल करें, डायलिंग रॉन्ग नंबर, सर जी रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है, ना करें। इन्होंने बताया था ना कि इमरान खान साहब के दाएं बाएं किस तरह से 2-2 3-3 मुंह वाले सांप हैं, और 4 ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान को बिल्कुल गड़वाना चाहते हैं, डबोना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले वो कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा जो बंजर ज़मीन पर पड़ा था, ये वो उन पहले कतरे में से हैं। लेकिन फैसल वाजा साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि फैसल वाजा साहब भी ना बड़े एक हीरोइक किस्म के कैरेक्टर हैं, क्योंकि कभी ये वो चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर पहुंच जाते, वो क्या था वो जो तैयारा गिरा था वहाँ पर जी पहुँच गए जैकेट पहन के, और जी बूट शूट उन्होंने रखा, फिर बूट इन्होंने जी वो मेज़ पर भी रख दिया था ना काशिफ साहब के शो में। तो मतलब हैं तो बड़े आई बॉल रोलिंग टाइप करके ना, कि जैसे ऐसे ऐसे करके आप फैसल वाजा साहब की चीज़ें इंटरव्यूज़ सुने और देखें, और प्रेडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले दिनों तो बड़े हिट रहे कि जी 70-70 80-80 साल के बुढ़े हो गए हैं, ये सियासत में क्या कर रहे हैं, हमें नौजवान लोग चाहिए, हमें नौजवान लोग चाहिए। तो भाईजान इनकी एक तस्वीर एक बुज़ुर्ग बुढ़े आदमी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा, इनकी ज़बान में मैं बात करूँ तो वो बड़ी वायरल हो रही है, और वो तस्वीर है जी वेरी ऑनरेबल आसिफ अली जरदारी साहब के, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए पॉलिटिशियन, बिकॉज मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि जेन्युइनली एक पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर पूरी तरह से उतरते हैं, तो वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और मतलब उनकी जब मैंने तस्वीर देखी फैसल वाजा साहब के बारे में, तो मैंने बड़े लोगों को फ़ोन किया, पीपल्स पार्टी के भी कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन किया, कुछ इधर उधर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और कुछ ऐसे लोग जो कि ट्रेंड्स वगैरह को फॉलो करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज़रा पता भी होता है। खैर फ़ोन शोन हमने घुमाए तो हमें पता चला कि जी कोई ज्वाइन नहीं किया, मतलब इनको ऑफ़र ज़रूर कराई गई थी कि जी हमारे दरवाजे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अब जिस तरह से ये तस्वीर देख करके मुझे खलबली मची कि भाई एक ही होया जे इन्होंने ज्वाइन कर लेती है, तो बाकी लोगों को भी मची होगी खलबली। उन्होंने खैर पूछा, तो जो हमें इतलात मिली वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें बताया गया कि इनको ये कहा गया कि भाई आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, एंड ऑफ कोर्स इफ जरदारी साहब वांट्स टू मीट समबडी, तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि एक तो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, और अगर वो किसी से मिलते हैं तो कोई उनको मना नहीं कर सकता कि नहीं जी पाजी अस्सी तानू नहीं मिलना, आप तो बुढ़े हो गए या आप बुजुर्ग हो गए। कोई मुँह पर थोड़ी ना कहता है, ये सारी बातें तो प्रोग्राम्स में की जाती हैं, मुँह पर थोड़ी ना बोली जाती हैं। तो भाई जब फैसल वाजा साहब की उनके साथ मुलाकात हुई तो फैसल वाजा साहब ने उनको ये बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने में। उसकी वजह यह है, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि मुझे तो इस दफ़ा इलेक्शन भी नहीं लड़ना, जो हमें पता चला है। मुझे नहीं पता ये किस हद तक खबर रिपोर्ट हुई है और क्या मतलब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन वो जो सोर्स, जो मेरी सोर्स ने जो मुझे क्लेम किया, उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने ये कहा कि मुझे तो अभी अगले इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेना है, बिकॉज ये एक बड़ा एक शॉर्ट टर्म इलेक्शन होने वाला है। और इसलिए शॉर्ट टर्म इलेक्शन होने वाला है क्योंकि एक तो इसके अंदर ये एक मुफाहमती एक मिक्स चार्ट बनेगी, ये जिस तरह के फैसल वाजा साहब अक्सर अपने प्रोग्राम्स में प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि एक तो सबको सब कुछ मिलेगा, तो मुझे ऐसी कैबिनेट और ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लिहाजा मैं इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने मुलाकात ज़रूर की, लेकिन अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है कि नहीं किया। अब इस वीडियो के बाद ज्वाइन कर लें, 1 महीने बाद ज्वाइन कर लें, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती किसमें क्या। एक और हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले हुआ करते थे, पीटीआई में चले गए, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बने, नूर आलम खान साहब। उन्होंने पीटीआई को खैर छोड़ दिया था, वो भी उन लोगों में से हैं जिनका बहुत पहले डिफरेंसेस शुरू हो गए थे, बिकॉज जब मैं शो करती होती थी तो जाहिर बात है मैं उनको न्यूज़ टेलीविजन के ऊपर तो मैं उनको बुलाया भी करती थी, तो फिर एकदम से उन्होंने शोज़ पर भी आना बंद कर दिया। और फिर मेरी उनसे जब बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि बीनश आपके साथ मैं झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज नूर आलम खान साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो उन्होंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं पीटीआई को क्या डिफेंड करूं, सो आई हैव स्टॉप कमिंग टू द शोज़। और फिर हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद उनकी पीटीआई के साथ बहुत लगनी शुरू हो गई, फिर उन्होंने छोड़ भी दिए। वो उन्होंने वापस पीपल्स पार्टी में जाने के बजाय, हालांकि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है अभी भी पीपल्स पार्टी के अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है फैसल करीम कुंडी के साथ, अखुनज़ादा चट्टान साहब के साथ, इवन विद टू सम एक्सटेंट विद बिलावल, एंड अभी तक उनका एक्सेस आसिफ अली जरदारी साहब तक के भी है। मगर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं वापस ज्वाइन किया, उन्होंने JUI को ज्वाइन किया है। तो ये एक मेरे नज़र में एक लगा था कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आ जाए जी अब एक और चीज़ पे, मरियम नवाज़ 1 और हल्के 2-2, क्या ये खुला तजाद नहीं? अरे भाई एंजॉय करें, बिकॉज इतना टाइम मरियम नवाज़ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती है कि मरियम नवाज़ साहिबा को जिस तरीके से इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी थी। मुझे बताएं और क्या खुन्नस निकाली, और क्या जुर्म था मरियम नवाज़ का, और क्या उन्होंने जो है हासिल कर लिया कि जी वो नवाज शरीफ की बेटी है
तो इसलिए उनको रगड़ा लगा दो। नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचानी है तो मरीम नवाज को तकलीफ पहुंचाओ। तो ये इस फंडे पर काम हो रहा था और इसी चक्कर में उनको इलेक्शन लड़ने के ऊपर उनकी बार लग गई, उनको डिस्क्वालीफाई किया, राइट। अब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब जाहिर सी बात है, अब जब उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने कहा नहीं मैं तो अलीम खान के खिलाफ लड़ूंगी, मुझे किसी किस्म की कोई सीटें जीतना नहीं चाहिए, बिकॉज शी हैज़ दैट स्पार्क, क्योंकि उनका पहला इलेक्शन है और एक ऐसा इलेक्शन है कि वो इस इलेक्शन को लड़ना चाहती थी कि ऑफ कोर्स उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। क्यों नहीं इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा? क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। तो आप ये नहीं देखते नवाज शरीफ की बेटी के एक दिन भी सुकून से बैठी है? आप ये नहीं देखते कि नवाज शरीफ की बेटी जो है उसने यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे जिंदगी गुजारी है? आप ये नहीं देखते कि नवाज शरीफ की बेटी ने किस तरह जेल काटी है? आप ये नहीं देखते कि किस तरह से नवाज शरीफ की बेटी के कमरे के दरवाजे तोड़े गए? क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी थी। आप ये नहीं देखते कि जब जब नून लीग कमजोर पड़ी तो बाप ने अपनी बेटी को ही निकाला, चाचा जी ने भी मरियम नवाज साहिबा को निकाला कि मरियम जी जाइए जाइए गिलगित बल्तिस्तान जाइए, जाइए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जाइए, सब जगह पे फिर आप जाइए। और फिर जब हुकूमत में आनी बारी आई तो हुकूमतें बाकी लोगों को मिल गई, वजारतें बाकी लोगों को मिल गई। तो भाई क्यों ना मरीम नवाज लड़े? तो ये उनके लिए एक बड़ा मौका है। तो एक खातून हल्के दो बल्कि दो से भी कितनी ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ी, मैं आपको बताती हूँ। हल्का NA 119, हल्का NA 120 और PP की 3 सीटें हैं, PP 159, PP 165, PP 160। तो इन 5 सीटों के ऊपर इन्होंने, यानी 2 नेशनल असेंबली की और 2 पंजाब असेंबली की, ये सीटें पक्की हैं, ये सीटें पक्की मरीम नवाज ने जीतनी है। तो भाई पहली जीत जो 2024 के इंतखाबात की सामने आ रही है वो एक ये मरीम नवाज वाली और एक बिलावल भुट्टो की जो नेशनल असेंबली की सीट से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये 2 बंदे पक्के, ये जीत गए भाई, जीत गए। ये रखें आप ये भी लोग संभाल के। इमरान नज़ीर और ज़ीशान मलिक जो हैं, इन्होंने भाई इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा कराए हैं। अब टाइम तो बढ़ा दिया गया है इनकी बातें सुन के, यानी नून लीग एंड MKM पाकिस्तान एंड JUI इन सब ने कहा था कि हमें 2-3 दिन बढ़ा दें हमारे नॉमिनेशन पेपर्स के लिए, तो वो तो अब बढ़ा दिए गए हैं। तो भाई ये एक मैंने आपको खबर पहुंचानी थी। बाकी आने वाले दिनों के अंदर ढेर सारी खबरें होनी। हाँ, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने मैं भूल गई, खान साहब आ गए हैं बाहर। हाँ जी, ज़मानत मिली थी, नहीं आए ना। शाह महमूद कुरैशी भी नहीं आए हैं, नहीं आए शाह महमूद कुरैशी बाहर। वो हुआ ये कि अब शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर मंगल को या बुध को आएंगे, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं हो पाया, बीच में वीकेंड आ गया है और ये वीकेंड भी लंबा है आपको पता है। और आज क्योंकि इतवार है और उसके बाद आपको पता है पीर को मतलब क्रिसमस है। तो एनीवेज हैप्पी क्रिसमस एंड मैरी क्रिसमस उन तमाम लोगों को जो कि क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी क्रिसमस बहुत अच्छी गुजरे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।